हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज हम इस क्लास में यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अब हम AAI-ATC के लिए आगे किस प्रकार से स्टडी करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फिर हमारी इस क्लास में जो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को पढ़ने वाले हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों AAI-ATC के लिए फिजिक्स में हमें क्लास 12th की जो NCERT बुक है उसमें जितना सिलेबस दिया हुआ है, सबसे पहले इस क्लास 12th फिजिक्स की NCERT को कंप्लीट करना है, जिसमें हमारी जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हम शुरुआत कर रहे हैं इस क्लास से। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक क्लास में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एक क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट क्लास करेंगे। देन हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लास होने के बाद में MCQ प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे, साथ ही MCQ जो इंपॉर्टेंट है वो भी होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे चैप्टर 1 है तो इसको सबसे पहले हम एक क्लास में पूरे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे, दूसरी क्लास में इसके MCQ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे देन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इस मैराथन क्लास में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को कंप्लीट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फिर। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोस्तों एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें जो स्टैटिक चार्ज होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। किसके बारे में, स्टैटिक चार्ज, ठीक है। स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड जितने भी टर्म आती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स, जो इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसी ब्रांचों को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें जो होता है चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है वो होते हैं क्या, स्टैटिक, यानी कि स्थिर होते हैं, ठीक है। वहीं से इसका नाम आता है स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमें कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जिसे मल्टीपल फोर्सेस का नियम भी बोला जाता है सिंगल चार्ज पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हमें इस सिंगल क्लास में हम चैप्टर 1 की जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इसको कंप्लीट करते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन से। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो अगर चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे तो वो जहां पर एक फोर्स या बल का अनुभव करता है चार्ज पर, हम उसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी इस चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे, प्लेस्ड करेंगे, तो वो एक बल का अनुभव करता है। तो ये है प्रॉपर्टी यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज के जो टाइप्स की बात करते हैं तो दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स है इसके, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, ग्लास रॉड को जब रब्ड किया गया किसके साथ में, सिल्क के साथ में, तो यहाँ पर ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के द्वारा ऑब्जर्व किया कि ग्लास रॉड को जब रब्ड किया सिल्क के साथ में, तो यहाँ पर ग्लास की रॉड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आया था, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की अगर बात करते हैं तो जब भी एबोनाइट के रॉड को रब्ड करते हैं अपन किसके साथ में, फर पे, कैट्स फर हो सकता है, ठीक है। तो इसके साथ में इसको रब करने पर एबोनाइट की रॉड पर कौन सा चार्ज आता है, तो ये आता है नेगेटिव, कौन सा, नेगेटिव। और फर, कैट्स फर पे कौन सा आता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये किस प्रकार से क्या होते हैं, इसको पहले से अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई ग्लास रॉड ही है, ठीक है, और ये एक सिल्क का क्लॉथ है, इनको मैंने रब किया आपस में, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये कैसे हुआ, तो दोस्तों होता यह है कि ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है वो स्थान ट्रांसफर होकर कहाँ पे आ गए, सिल्क पर आ गए। तो यहाँ पर ग्लास ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया किसको, सिल्क को। तो दान करने वाला दानी प्लस है, ठीक है, और जिसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया वो क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला हो जाता है, ठीक है। ये वाली प्रोसेस होती है, मतलब कुल मिला के जो देने वाला इलेक्ट्रॉन जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो लेता है, वो नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और ये नेगेटिव की थ्योरी किसने दी, थ्योरी आप बोल सकते हैं कि ये टर्म किसने दी, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, तो ये बेंजामिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली टर्म दी थी, ठीक है। आगे क्या है, अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस मतलब समान चार्जेस है, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और अनलाइक चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या चीज़ है भाई, जैसे मान लो भाई मेरे पास में लाइक चार्जेस, लाइक मतलब समान चार्जेस, अगर ये भी पॉजिटिव है दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, एक और दो दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो ये दोनों ही चार्ज दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, चाहे ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव। अगर मान लो दोनों ही चार्ज नेगेटिव हो जाते हैं तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों ही चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और वहीं अगर ये अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब असमान है या अपोजिट है, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे के करीब आते हैं, अट्रैक्शन होता है इनमें, ठीक है। ये दोनों भाई चार्ज पास पास में आ गए, ठीक है। तो ये कहानी चलती है यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में, रिपेल और जो है
अट्रैक्ट की कहानी ये है, ठीक है। समान चार्जेस है, सेम चार्ज होने पे रिपेल होगा, ठीक है, रिपेल होगा, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये दो केस है इसमें। अगर मान लो भैया अपोजिट चार्ज है, ठीक है, चार्ज दोनों ही, दो चार्ज है, दोनों ही डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, ठीक है, अट्रैक्शन हो गया उनमें, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। अब बात करते हैं कि जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है। चार्ज की यूनिट जो होती है वो होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम, जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये होती है एसआई यूनिट इसकी कूलाम, ठीक है, एसआई यूनिट कूलाम। और सीजीएस जो यूनिट होती है वो होती है क्या? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। कूलाम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में क्या संबंध है भाई? तो एक कूलाम का जो मान होता है वो होता है कितना? 3 × 10⁹ ESU, ठीक, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा हुआ है एक कूलाम का मान 3 × 10⁹ ESU होता है, ठीक है। आगे चले, आगे क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला दिया हुआ है। अब ये डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला भाई? वैसे देखो क्या होता है, जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और चार्ज का, वहां पर आपको डेफिनेशन समझ में आएंगी असली कि भाई इलेक्ट्रिक करंट से कैसे यहाँ पर चार्ज का संबंध है। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ज बराबर इसे होता है, क्या होता है? करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। चार्ज इजिकल टू, बोल सकते Q इजिकल टू करंट इंटू टाइम, ये एक फार्मूला होता है। चार्ज बराबर इसे, चार्ज Q नाम दे दिया मैंने, C करंट है इंटू T टाइम है। वहां पे जब आप करंट के बारे में पढ़ेंगे तो करंट बराबर इसे Q/T, आवेश बटे या चार्ज बटे टाइम, ठीक है, आवेश बटे समय। ये फार्मूला निकल के आएगा कि एक इकाई समय में, अगर मान लो T इजिकल टू 1 है, इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है किसी भी पदार्थ से, वो करंट कहलाता है, ठीक है। वहां आप जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे करंट की तब आपको समझ में आएगा। तो अभी ये डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? देखो Q इजिकल टू, मैं C या I नाम दे दिया यहाँ पे, I यहाँ पे क्या करंट है, T टाइम है। तो देखो I का यहाँ पर वैसे फार्मूला क्या होता है? एम्पियर। T का क्या बोल दिया? T का T नाम दे दिया। किसमें? विमीय सूत्र निकालना, तो इसका विमीय सूत्र क्या निकलेगा? डायमेंशनल फार्मूला क्या निकलेगा आवेश का? इसका निकलेगा विमीय सूत्र यहाँ पर AT, ठीक है। ए कहाँ से आया? इलेक्ट्रिसिटी से आया, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है उससे, उसका मात्रक होता है एम्पियर, तो वहाँ से ए उठा लिया, T टाइम के लिए आया, ठीक है। तो ये हो गया उसका डायमेंशनल फार्मूला किसका? चार्ज का। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे चले, अब क्या होता है दोस्तों, एग्जांपल समझ लेते हैं भाई चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, देखो जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव। न्यूट्रॉन पे भैया, न्यूट्रॉन से नाम ही संबंध है, समझ जाएंगे आपकी। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल है, मतलब ना उस पर पॉजिटिव है ना उस पर नेगेटिव है, उस पर है तो क्या है? शून्य है, कोई उससे पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं, उसका न्यूट्रल है वो न्यूट्रॉन। ग्लॉस रॉड को जब रब्ड करेंगे तब उसमें ऑब्जर्वेशन से पता लगेगा भैया उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और एमोनॉइड की जो रॉड होती है उस पर रब्ड करेंगे तो पता लगेगा आपको कि नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब ये पता करना आपका काम नहीं है, ये वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का काम है। आप बस याद रख लीजिए इसको कि भैया एमोनॉइड की रॉड पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ग्लास रॉड पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यूनिट चार्ज की बात करते हैं, या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज की यूनिट अभी हमने देख ली, क्या देखी कि चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है जिसे सी से प्रदर्शित करेंगे, और जो इसकी सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, ESU, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। अब इनमें संबंध हमने अभी देख लिया कि भैया एक कूलाम का मान कितना होता है? एक कूलाम का मान होता है 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर? अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्या? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या है वो? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसके कारण स्केलर क्या? अदिश, मतलब इसमें दिशा का कोई भी महत्व नहीं है। यानी कि हम इसे एल्जेब्रिक सम इसका कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लो कोई बॉडी है, ये इस बॉडी पर बहुत सारे चार्ज है, Q1 Q2 Q3, ठीक है, इस प्रकार से Qn तक बहुत सारे चार्ज है। तो इसका टोटल चार्ज कैसे निकलेगा भाई? Q टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका सम कर देंगे, एल्जेब्रिक सम। Q1 Q2 Q3 जितने भी चार्ज है सबको जोड़ के वो जो चार्ज निकलेगा जोड़ने के बाद वो एक उस पर टोटल चार्ज के बराबर है, ठीक है। ये होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है भाई? क्वांटाइजेशन चार्ज होता है दोस्तों Q बराबर E से प्लस माइनस NE, यानी कि यहां पर क्या होता है, n जो है वो n बिलोंग करेगा इंटीजर से, मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n की वैल्यू हो सकती है क्या? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकती है इंटीजर में तो, लेकिन फ्रैक्शन नहीं हो सकती भाई। जैसे 1/2 नहीं हो सकती, 1/3 नहीं हो सकती, 7/8 नहीं हो सकती। मतलब फ्रैक्शन में यहाँ पर चार्ज नहीं होता है, चार्ज पूरा होता है, ठीक है। कंप्लीट नंबर होता है एक इंटीजर का, जो जैसे कंप्लीट होता है ना इंटीजर की वैल्यू, उस प्रकार से चार्ज की वैल्यू भी कंप्लीट होती है। वो ना ही वो फ्रैक्शन में होती है, फ्रैक्शन में नहीं होंगी, डेसिमल में भी नहीं होंगी। क्लियर है? वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या? एलिमेंट्री चार्ज यहाँ पर EU कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कि 1.6
जो एलिमेंट्री चार्ज जी है हमारा, उसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और जे क्वांटाइजेशन की इक्वल टू प्लस माइनस एन, ठीक है। एन बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर है, जेड क्या है इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दोस्तों जैसे मान लो कि कोई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, जैसे कोई एक बॉडी है, ये स्फेरिकल बॉडी है, कोई भी बॉडी है, इसमें मान लो कितने भी पॉजिटिव चार्ज क्यू की वैल्यू यहाँ पर मान लो 10 यूनिट है, और ये एक आइसोलेटेड बॉडी है, मतलब इसका किसी भी अन्य बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा, जिसमें इस बॉडी में जो क्यू का वैल्यू 10 है, तो ये जो चार्ज 10 है, ये 10 का 10 चार्ज बना रहेगा, कंजर्व रहेगा, संरक्षण रहेगा, इसको ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, क्योंकि उसे ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसे एक बॉडी से, जब मान लो इस बॉडी में भाई क्यू चार्ज बराबरी से 10 है, तो ये तो इसमें बना रहेगा अगर आइसोलेटेड है तो। लेकिन मान लो एक अन्य बॉडी यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी भी इसके संपर्क में हम लाएंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग में हम इसको पढ़ेंगे अभी, तब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो चार्ज है वो इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना चार्ज को हम खत्म कर सकते हैं ना ही उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर हो सकता है भाई जो भी चार्ज है उस पर, ठीक है, मामला क्लियर है। और मान लो अगर वो आइसोलेटेड है, उसका किसी से भी अन्य बॉडी से संबंध नहीं है, तो ये 10 यूनिट का अगर मान लो चार्ज इसमें है, तो 10 का 10 इसमें कंजर्व रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतनी यूनिट अब मेरी जो प्रॉपर्टीज देखी उसमें तक, ठीक है। आगे क्या कहानी है भाई, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की बात करते हैं कि चार्ज में अट्रैक्शन और रिपल्सन यानी कि रिपेल प्रतिकर्षण दोनों ही होता है। कैसे भाई, ये हमने अभी देखा था यहाँ पर कि भाई अगर मान लो सेम टाइप के चार्ज है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, दोनों चार्ज आपस में दूर भागेंगे भाई, ये दोनों ही दूर भाग गए भाई। अगर मान लो नेगेटिव नेगेटिव वाले दोनों सेम चार्जेस है, तो ये भी आपस में दूर भागते हैं, रिपल्सन होता है, इनमें प्रतिकर्षण होता है। और अगर ये अट्रैक्शन कब होता है, अगर मान लो ये पॉजिटिव है एक चार्ज, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो ये आपस में करीब आ जाते हैं, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। चार्जेस आर इनवेरिएंट, ठीक है। चार्जेस क्या है, चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मतलब भैया, इनवेरिएंट मतलब ये होता है कि इस पे जो है ना चार्ज पर, उस पे मोशन का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। तो मतलब यह है कि चार्जेस रिलेटिविजिटिकली से यहाँ पर इनवेरिएंट है, ठीक है। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है किससे, मोशन से एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक है। मतलब उसको ये प्रभावित नहीं करता है। आगे चले अगली प्रॉपर्टी ये बोलती है, हमने ये पढ़ ली भाई, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, उसे ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, किया जा सकता है तो उसका केवल ट्रांसफर, ठीक है। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब चार्ज को ट्रांसफर करने के कौन कौन सी मेथड है, उसकी चार्जिंग करने की कौन सी मेथड है, तो वो एक फ्रिक्शन के द्वारा भी हो सकता है। फ्रिक्शन यानी कि क्या, रबिंग, दो बॉडी ले ली भाई, उनको रब कर रहे हैं, हम रगड़ रहे हैं आपस में, तो वो फ्रिक्शन के द्वारा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ट्रांसफर। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन से नाम से स्पष्ट है, कंडक्शन कॉन्टेक्ट के द्वारा, ठीक है। दो बॉडी को बस कॉन्टेक्ट टच कर दिया जाता है एक दूसरे से, तो इसके इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। इंडक्शन क्या होता है भाई, इंडक्शन यानी इंडक्शन होता है विथआउट कॉन्टेक्ट या विथआउट टच, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के संपर्क में तो लाया जाता है, मतलब नियर पास में लाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है इंडक्शन, टच नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा पास में जो नियर बॉडी है, तो वो कहलाता है इंडक्शन विथआउट टच के द्वारा जब हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर चार्ज का, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे हम अभी। चार्ज इज स्केलर, ठीक है। चार्ज एक अदिश राशि है, स्केलर है, इस पे दिशा से कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है। चार्ज इटसेल्फ नो डायरेक्शन, ठीक है। चार्ज की कोई डायरेक्शन से मतलब ना आया, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो वेक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सदिश होते हैं, वहां पर दिशा होती है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पर है चार्ज की, वो है चार्ज कैन एग्जिस्ट विथआउट मास, ठीक है। हाइपोथेटिकल, जैसे भाई अब फोटोन हैज नो मास, फोटोन का में तो कोई मास होता नहीं है, बट अल्सो नो चार्ज, फोटोन में यहाँ पर क्या होता है, मास भी नहीं होता है और चार्ज भी नहीं होता है, बट नो नॉन चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट विथआउट मास, ठीक है, इन प्रैक्टिस। तो क्या होता है, चार्ज जो पार्टिकल है एग्जिस्ट विथआउट मास इन प्रैक्टिस, ऐसा कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है जो विथआउट मास हो, ठीक है। तो मतलब जिस भी बॉडी में मास है, मतलब जिसमें भी चार्ज है उसमें मास होना कंपलसरी है, ठीक है। जैसे इस बॉडी में चार्ज है मान लो क्यू, तो इसमें इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मास नहीं है, चार्ज नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये एक ही है यहाँ पर फोटोन, क्लियर। अब आते हैं दोस्तों हम लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, हम ये अभी देख चुके हैं दोस्तों, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मान लो दोनों चार्ज प्लस पॉजिटिव वाले एक दूसरे को ये क्या करेंगे, दूर भेजेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों ही चार्ज मान लो नेगेटिव वाले हैं, ये दोनों एक दूसरे को दूर भेजेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल ईच अदर, ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं। और मान लो अगर दोनों चार्ज अपोजिट वाले हैं, ठीक है, मान लो पहला चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। पोलरिटी ऑफ चार्ज एक टर्म आती है दोस्तों, इससे क्या समझते हैं, पोलरिटी ऑफ चार्ज क्या होता है दोस्तों। पोलरिटी ऑफ चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है या मेथड है जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, ठीक है। तो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसका पता लगाने के लिए पोलरिटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस क्या होता है, जैसे अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्जेस एंड रिपेल्स ईच अदर
पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। फोटोन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज भैया अट्रैक्ट्स पॉजिटिव चार्जेस, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, जबकि अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है तो ये दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चीजें हम समझ चुके हैं अभी, पॉजिटिव नेगेटिव। ये अब किसने नेम दिया था, ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो टर्म दी थी हम देख चुके थे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये टर्म दिया, किसने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, कंडक्टर एंड कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस हम देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच का, ठीक है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बात करते हैं कंडक्टर की, इंसुलेटर की एंड सेमीकंडक्टर की, इनमें क्या डिफरेंस है। तो कंडक्टर में क्या होता है, ये ऐसा मटेरियल्स होता है कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो इजीली बना देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का इसमें फ्लो इजीली होता है, कंडक्टर में फ्लो इजीली होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कंडक्टर एंड इंसुलेटर में एक रिलेशन स्टेबलाइज करती है, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का एक मटेरियल है, ये प्रॉपर्टी है। ये एग्जांपल्स क्या है कंडक्टर के एग्जांपल्स में कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर गोल्ड है, ठीक है। ये अच्छे एक प्रकार के कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो बहुत आसानी से बनाते हैं। इंसुलेटर में रबड़, वुड, ग्लास, प्लास्टिक आती है, जिसमें तो बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पर एग्जांपल, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम और आर्सेनाइड, ठीक है, आर्सेनाइड। तो ये सब होते हैं सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें, कंडक्टर में हाई होती है, इंसुलेटर में सबसे लो होती है, और सेमीकंडक्टर में मीडियम लेवल की कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ में इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। बैंड गैप की बात करते हैं तो कंडक्टर में कोई भी बैंड गैप नहीं होता है, या फिर होता भी तो वेरी स्मॉल बैंड गैप होता है, ठीक है। इंसुलेटर में लार्ज बैंड गैप होता है और सेमीकंडक्टर में स्मॉल बैंड गैप होता है। चार्ज कैरियर की बात करें तो दोस्तों कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें बहुत सारे, तो ये फ्री चार्ज कैरियर्स का रूप में कार्य करता है। और इंसुलेटर में तो भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते ही नहीं है, बिल्कुल टाइट बाउंड होते हैं, इसलिए यहाँ पर चार्ज का फ्लो भी नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है सेमीकंडक्टर में, एंड इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड कैरियर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हम देख ही चुके हैं बैंड गैप को, कि भैया बैंड गैप इसमें नहीं होता है, इसमें कंडक्टर में, इसमें तो लार्ज बैंड गैप होता है, ये सब देख चुके हैं। आगे चले दोस्तों, आगे है हमारे पास में कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ में बढ़ती है, इसकी किसकी, कंडक्टर की। और इंसुलेटर में कंडक्टिविटी जो है ऑलमोस्ट होती है क्या, जीरो, और सेमीकंडक्टर में ये इंक्रीज होती है किसके, टेम्परेचर के साथ में। बात करते हैं कि कंडक्टर का क्या एप्लीकेशंस यूजेस है, तो ये होती है इलेक्ट्रिकल वायरिंग और सर्किट्स में इसका यूज होता है। इंसुलेटर का यूज जो है, इंसुलेटिव जो कोटिंग्स होती है ऑन वायर्स के ऊपर में जो होता है, रबड़ लगी होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल वायर है उस पर जो रबड़ लगी होती है वो होता है क्या, इंसुलेटर, जिससे करंट नहीं लगता है आपको, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज का फ्लो नहीं होता है। और सेमीकंडक्टर का उपयोग कहाँ होता है, ट्रांजिस्टर्स में, डायोड्स में, सोलर सेल्स में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आयोनाइजेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कंडक्टर में इजीली आयोनाइज्ड हो जाता है ये, और इंसुलेटर का भैया आयोनाइजेशन नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत मुश्किल से, ठीक है, इजीली नहीं होता। सेमीकंडक्टर कैन बी आयोनाइज्ड अंडर द राइट कंडीशंस, टेम्परेचर, लाइट, अगर ये सब कुछ मिले उसको तो ये हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा दो, लाइट बढ़ा दो तो हो सकता है भाई। बिहेवियर एट एब्सोल्यूट जीरो की अगर बात करें तो यहाँ पर कंडक्टिविटी इज स्टिल हाई होती है, किसकी, कंडक्टर की। इंसुलेटर में कंडक्टिविटी तो जीरो ही होती है, ठीक है, होती ही नहीं इसकी। और सेमीकंडक्टर में जीरो कंडक्टिविटी एट एब्सोल्यूट जीरो अनलेस डॉप्ड, ठीक है। आगे चले, मेथड ऑफ चार्जिंग को समझते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करें दोस्तों, तो चार्जिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गिविंग बॉडी एन इलेक्ट्रिक चार्ज बाय एडिंग और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। द कॉमन मेथड्स ऑफ चार्जिंग आर, कौन कौन सी मेथड है, हम इसको पहले भी अभी देख चुके हैं कि भैया फ्रिक्शन या रबिंग के द्वारा यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है, कंडक्शन या कॉन्टैक्ट के द्वारा किया जा सकता है, इंडक्शन मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट यहाँ पर हम चार्ज कर सकते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले हमने ये चीज देख ली है। आगे चले, आगे हम आते हैं हमारे कुलॉम्स लॉ पर, ठीक है। कुलॉम्स लॉ के पढ़ते हैं। तो दोस्तों कुलॉम्स लॉ क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट चार्जेस की बात होती है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस जिनके बीच की दूरी अगर मान लो r है और वो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 है, तब उनके बीच में जो बल कार्य कर रहा होता है या फोर्स जो होता है F, उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम कुलॉम्स लॉ से निकाल सकते हैं। कैसे भाई, जैसे मान लो कि इनके बीच में दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक F है, और उनके जो 2 पॉइंट चार्जेस है वो Q1 और Q2 है, और उनकी बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस जो है वो r है। तब क्या होगा, तब फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू के Q1 Q2 R स्क्वायर हो जाएंगी, ठीक है भाई। कैसे आया ये, अब दोस्तों ये आया ऐसे कि जो दोनों चार्जेस होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन के ये जो है फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों पॉइंट चार्जेस के, और जो इनके बीच की दूरी r है, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी r है, उसके व्युत्क्रमानुपाती स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, या बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है।
तब ये निकल के आता है कुलाम्स लॉ से कि F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, जहां पर जो K की वैल्यू जो होती है वो होती है K इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, K की अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बात करें तो वो होती है 9 × 10⁹ ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में दोस्तों है कि जो हमने अभी देखा कि K की वैल्यू जो होती है 1/4πε0, तो जो ε0 है वो क्या चीज़ है भाई, वो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और ε0 की जो वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है कि ε0 की वैल्यू इतनी होती है। वेक्टर फॉर्म अगर कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म अगर हम बनाएं तो वो होता है F वेक्टर इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा R वेक्टर या R कैप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चले। R कैप क्या है यहाँ पर, तो ये एक यूनिट वेक्टर है फ्रॉम चार्जेस Q1 टू Q2, Q1 से Q2 तक का एक यूनिट वेक्टर है क्या, R कैप। ठीक है, आगे चले। प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन को पढ़ना है दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन, तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन ये होता है कि मान लो भाई ये कोई बॉडी है और इसमें यहाँ पर एक Q चार्ज है। इस Q चार्ज पर अलग अलग दिशाओं से यहाँ पर कोई F1 बल कार्य कर रहा है, कोई F2 बल कार्य कर रहा है, कोई F3 बल कार्य कर रहा है, ऐसे बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं किसी एक पॉइंट चार्जेस पर। तब उस पर नेट फोर्स क्या होगा, F नेट की वैल्यू क्या होगी, अगर ये निकालना है मल्टीपल फोर्सेस जब लगेंगे किसी चार्ज पर तब क्या होगा F नेट की वैल्यू। तो दोस्तों वही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। तो इसके ये होता है दोस्तों कि हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्स उस चार्ज पर कार्य कर रहे हैं उन सब का वेक्टर सम लेंगे। क्या लेंगे, एल्जेब्रिक सम नहीं बल्कि वेक्टर सम लेना होगा यहाँ पर, क्योंकि फोर्स जो होता है बल वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए वेक्टर सम लेंगे क्योंकि एक सदिश है, यहाँ पर दिशा का महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, वेक्टर सम लेना होगा यहाँ पर इंडिविजुअल फोर्सेस का, तब जाके एफ नेट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे चले। ये होता है यहाँ पर क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। कब लगता है, जब मेनी फोर्स कार्य करते हैं किसी भी चार्ज पर। ठीक है, इंडिविजुअल फोर्स कैसे निकलता है, ये कुलाम्स लॉ से ही निकलता है दोस्तों। एफ आई इजिकल टू के क्यू डॉट क्यू आई अपॉन आर आई का स्क्वायर। ठीक है, ये कुलाम्स लॉ ही है। यहाँ पर जैसे आई की जगह आप वैल्यू रखते जाओ, पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, तो F1 की वैल्यू निकाल लो, फिर F2 की वैल्यू निकाल लो, सबका सम कर लो, वेक्टर सम, तो F नेट निकल जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आई इजिकल टू हमने देख लिया 1 2 3 हो सकता है, जितने फोर्स है उतने निकाल लो वैल्यू। के की वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1/4πε0 होती है, जिसका वैल्यू होते हैं 9 × 10⁹ के की वैल्यू क्या, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम इसकी क्या होती है, यूनिट होती है के की। आगे चले। आगे हमारे पास में है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज एंड मास के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो इधर हमारे पास में ये है मास और इधर है कितना, चार्ज। तो क्या होता है, ये वाला चार्ज है। ठीक है, ये वाला क्या है, चार्ज है, और इधर वाला क्या है, मास। तो क्या होता है, जैसे डेफिनेशन करते चार्ज की बात करते हैं तो ये एक प्रॉपर्टी ऐसी है, मैटर की प्रॉपर्टी है जो एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन कर सकती है। जबकि मास क्या होता है, तो ये मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर है इन ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और टाइप की बात करते हैं तो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि जो मास होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। नेचर क्या होता है, नेचर चार्ज में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव का जब दोनों ही अपोजिट चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो तो अट्रैक्शन होगा, दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्सन होगा। जबकि यहाँ पर जो मास होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। ठीक है, यहाँ पर रिपल्सिव वाली चीजें नहीं होती। फोर्स की बात करें तो भैया चार्ज पर कूलम्स लॉ कार्य करता है, और जो मास होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पालन करता है। कंजर्वेशन की बात करें तो चार्ज कंजर्व होता है इन आइसोलेटेड सिस्टम में, कंजर्व होता है। मास कंजर्व इन ऑल फिजिकल प्रोसेस, सभी प्रोसेस में मास तो भैया कंजर्व होता है। और इसमें तो ट्रांसफर हो जाते हैं भाई, अगर मान लो कोई कांटेक्ट में आ गया इस बॉडी के तो इसका चार्ज इसमें, इसका चार्ज इसमें भैया ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन आइसोलेटेड है तो कंजर्व होता है। ठीक है, कंजर्वेशन होता है यहाँ पे भी। क्वांटाइजेशन की बात करें तो भैया चार्ज में क्वांटाइजेशन का पालन तो यहाँ पे होता है, क्योंकि फ्रैक्शन में भैया चार्ज नहीं हो सकता, डेसिमल में चार्ज नहीं हो सकता, होगा तो क्या इंटीजर की वैल्यू में होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये एलिमेंट्री चार्ज के। ठीक है, और मास जो है वो नॉट क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज से इसका कोई लेना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है। मास क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, जबकि चार्ज भैया पैकेट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, यूनिट्स की बात कर रहे हैं, चार्ज में यूनिट होती है एसआई कूलम। ठीक है, और मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। सोर्स ऑफ फील्ड की बात करें तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रोड्यूस कर सकता है ये, और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है अगर चार्ज मूवेबल है तो। ठीक है, प्रोड्यूस, अब मास क्या प्रोड्यूस करता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंटरेक्शन और स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी, ग्रेविटी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये चार्ज, और जो मास होता है वो वेरी वीक कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स से वीक होता है। ठीक है, आगे चले। आगे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो दोस्तों क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये है कि ये एक रीजन होता है अराउंड चार्ज ऑब्जेक्ट के। मान लो भाई चार्ज ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, क्यू चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके आसपास में ये क्या होता है, ऐसा रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जो अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। ठीक है, दूसरा कोई चार्ज है, मान लो यहाँ पे जैसे एक चार्ज है, इसके आजू बाजू का जो क्षेत्र है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, जिसका अनुभव एक अन्य चार्ज Q0 अनुभव करता है। ठीक है, वो होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट अ पॉइंट इज डिस्क्राइब्ड, इसको इस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे हम कि ई
इजिकल टू होता है एफ अपॉन, ठीक है, ई बराबर से क्या हो जाएगा एफ वेक्टर अपॉन क्यू, ठीक है, ये होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चले, ई क्या है यहाँ पर, ई वेक्टर यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, न्यूटन पर कूलाम में इसकी यूनिट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है यूनिट न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। एफ क्या भैया, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज के द्वारा, क्यू इजिकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, क्यों क्या है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है अपने को, तो भैया क्या होगा ई बराबर से 1/4πε0 डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैफ। तो ये यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण, क्यू यहाँ पर क्या है तो एक सोर्स चार्ज है, आर है डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज दोनों ही चार्ज के बीच की, यहाँ पर एक क्यू क्या है पॉजिटिव चार्ज और जो Q0 यहाँ पर इन्होंने लिया पॉइंट चार्ज 1 ले लिया इसको यूनिट, ठीक है। आर के यहाँ पर यूनिट वेक्टर फ्रॉम चार्ज टू पॉइंट, ठीक है, और आर के तो यूनिट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट चार्ज पॉइंट, और एप्सिलॉन 0 यहाँ पर वैक्यूम परमिटिविटी है, ठीक है, वैक्यूम में परमिटिविटी जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलाम होती है या वोल्ट पर मीटर भी होती है, ठीक है। सीजीएस में स्टेट वोल्ट पर सेंटीमीटर। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-3A-1, ठीक है, MLT-3A-1। ये कहां से आया भैया, अपने को मालूम है ना कि E बराबर से F अपॉन Q होता है, फोर्स का अपने को मालूम है MLT-2 और Q का अपने को पता था कि 80 होता है, तो यहां से इन्होंने निकाल लिया MLT हो जाएगा -3A-1, ये वाला यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फार्मूला बनेगा, ठीक है। आगे चले, आगे हमारे पास में है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो बोथ उसमें होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटी में भैया दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर में क्या होता है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो वो क्या कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होंगी, वो कहलाएंगी क्या वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर मामला यहाँ तक, ये तो सदी वाला मामला हम 11th में पढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ जो ई वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो दिशा होंगी, उस पर जो बल कार्य कर रहा है मान लो इस चार्ज पर, उस बल की दिशा के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी होगी। जैसे फोर्स की दिशा इस तरफ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी वही उसी तरफ होगी, ठीक है। फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। अब जो फील्ड लाइंस होती है, जो विद्युत जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, ठीक है। फील्ड लाइंस जो होती है, जैसे जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, जैसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस है ये वाली, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भैया एक इलेक्ट्रिक लाइन ऐसी जा रही है दूसरी ऐसी आ रही है, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया क्रॉस कर दिया, तो ऐसा नहीं होता, नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। डेंसर फील्ड लाइंस इक्वल टू स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने ये सघन होंगी, मान लो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पास पास में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा लाइंस उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। अगला जो हमारा पॉइंट आता है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, मान लो भैया बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, E1 E2 E3 वेक्टर आएगा सब पे, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे हैं। तो इसका ई नेट क्या होगा, ई नेट क्या है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो वो सबका सम कर देंगे। कौन सा सम लेंगे, तो वेक्टर सम लेंगे, ठीक है। आगे चले, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ रिंग पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों फॉर अ रिंग ऑफ चार्ज, जो रिंग पर जो चार्ज है, मान लो ये रिंग है मेरे पास में इलेक्ट्रिक, इस पे चार्ज Q है, इसकी जो रेडियस है वो R है, तब इस पॉइंट X से ऑन एक्सिस, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएंगी, तो E बराबर से 1/4πε0 QX अपॉन R² प्लस X² की पावर 3/2, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखना है आपको, ठीक है। रिंग में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, ठीक है, उसको निकालना है। ये पॉइंट चार्जेस Q और ये पॉइंट X, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भैया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि उसका जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है एट एवरी पॉइंट पर, भाई ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके हर एक पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड और दिशा होंगी या डायरेक्शन होंगी वो समान है, बिल्कुल एक समान है। यहाँ पर भी डायरेक्शन यही है और मैग्नीट्यूड भी समान है, तब इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस वो क्या है सेम है, ठीक है। आगे चले, और एक चीज क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, पैरेलल होनी चाहिए। जो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस है वो एक दूसरे की पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, और इक्वल होनी चाहिए। पैरेलल एंड इक्वल है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसे हम फाई से दर्शाते हैं, ये भैया मेजर करता है या पता करता है कि इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पासिंग थ्रू अ सरफेस। इस सरफेस से एक बॉडी है मान लो ये,
इसकी बॉडी से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर पास हो रही है वो इसको पता लगाता है फ्लक्स, वही फ्लक्स है। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। कोई भी सरफेस होती है, वो कैसी भी है भाई, वो लीनियर सरफेस हो सकती है, वो रिंग स्फेरिकल हो सकती है, ठीक है। आगे क्या है, इट क्वांटिफाइज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लो को ये क्या करता है, मेजर करता है, क्वांटिफाई करता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो कितना है सरफेस में, तो वही सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसका मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेशन की बात करें, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में पासिंग थ्रू अ फ्लैट सरफेस ऑफ एरिया ए से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई मल्टीप्लिकेशन ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का याद रखना है। ई और ए यहाँ पर वेक्टर भी ले लिया है इन्होंने, और ई ए इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। फाई ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये स्केलर होता है फाई ई, तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई भी दिशा नहीं होती है, ठीक है। मैग्नीट्यूड भर निकालने का काम करता है ये कि कितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये तो एरिया है, ठीक है, एरिया तो स्केलर होता है। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड जो नॉर्मल सरफेस है उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है यहाँ पर। आगे चले, आगे क्या होता है दोस्तों, यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है उसकी यूनिट्स और डायमेंशंस क्या होती है, मतलब डायमेंशनल फार्मूला की बात कर रहा है ये। तो दोस्तों फाई यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी जो यूनिट है फाई की वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये इसको रटने वाली चीज नहीं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम याद करो आप इसको, जैसे आपको मगर मान लो फाई बराबरी से ई ए याद है आपको, मान लो ई ए, तो ई तो मेरे को मालूम है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इसे क्यू अपॉन या एफ अपॉन क्यू था, ठीक है। तो आप इसको एक दूसरे से क्या कनेक्ट करके भी चीजें निकाल सकते हैं अगर आपको याद ना है तो, ठीक है। याद है तो बहुत बढ़िया है कि भैया फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, कोई दिक्कत नहीं, याद रख लीजिए अगर याद हो सकता है तो। याद नहीं हो सकता है तो याद नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे फाई बराबर से आपको ये तो याद रहना चाहिए कि फाई इक्वल टू ये होता है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, एरिया है, एरिया ऑफ सरफेस है, ठीक है। तो एरिया के लिए क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ये कि इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ई की यूनिट क्या होती है, ई की यूनिट निकालो एफ अपॉन क्यू से, एफ क्या बल, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाली जाती है सब चीजों को। आगे चले, डायमेंशनल फार्मूला की अगर बात करें तो ये होता है m1 l क्यूब t माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है। तो ये जो हमारा फार्मूला है क्या, फाई इज इक्वल टू ई ए, यहां से इसको निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में जाते जाओ, ई का निकालो, ए का निकालो, तो इस प्रकार से यहां तक पहुंच सकते हैं। याद हो सकता है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कितना याद करोगे आप, इसको निकालने का तरीका सीख लीजिए बस। स्पेशल केसेस की बात करते हैं। पहला स्पेशल केस हमारे पास में है कि अगर मान लो थीटा की वैल्यू यहां पर 0 हो जाए तब क्या होगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फील्ड क्या हो जाएंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ऐसे में मैक्सिमम फ्लक्स होगा, ठीक है। फाई ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा, क्यों, कहां से आया भैया, फाई इज इक्वल टू हमने अभी देखा कि ये कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा क्या, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1, ठीक है, कॉस 0 होता है 1। तो ऐसे में फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी फाई इज इक्वल टू ये, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। कब, जब थीटा 0 है, और थीटा अगर 90 है तब क्या हो जाएगा, तो ये पैरेलल हो जाएंगे सरफेस के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाएगा सरफेस के, सरफेस भी यही इसी डायरेक्शन में और ये इसके पैरेलल हो जाएंगे, तो पैरेलल होने पे क्या हो जाएंगे, इसमें कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। फाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्यों, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो पूरा ही 0 हो जाएगा ना, फ्लक्स से भी 0 हो जाएगा, क्लियर। आगे चले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस में निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व्ड सरफेस में कैसे निकलेगा, इफ द फील्ड और सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। सरफेस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब उसके अलग अलग जगह पर चार्ज अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट चार्ज है, यहाँ Q1 Q2, ठीक है, अलग अलग चार्ज है। ऐसे में इसको कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल के फॉर्म में निकाला जाता है फ्लक्स को। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई मल्टीप्लिकेशन डी ए, ठीक है, वेयर डी ए क्या है यहाँ पर, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट एरिया है एलिमेंट का, ठीक है। रिलेशन विद गॉस लॉ के साथ में इसका क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज्ड इन गॉस लॉ में इसको यूज करेंगे तब क्या होगा, फाई इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। क्यू इनसाइड का मतलब क्या है, जैसे मान लो भाई हमारे पास में ये बॉडी है, इसके इनसाइड में जितना चार्ज है उसको लेने की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाहर में कोई चार्ज है उससे कोई लेना नहीं है, बॉडी के बाहर का चार्ज से कोई भी इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। गॉस लॉ बोलता है कि इसके इनसाइड बंद क्लोज्ड की बात कर रहा है, ये बॉडी जो है वो क्लोज्ड होनी चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड बॉडी की बात करता है गॉस लॉ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, तो फाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। जो उस पे नेट चार्ज है इनक्लोज्ड होता है इस बॉडी में, क्लोज्ड बॉडी में जितना भी टोटल जो इनसाइड में जितना भी चार्ज है उसका एप्सिलॉन 0 के साथ में संबंध फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। की प्रॉपर्टीज यहां पर देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट ये डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड भी करता है, सरफेस इसका नॉर्मल हो तो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है जो भी उसकी सरफेस से पास हो रही है, ठीक है। क्लोज्ड अगर सरफेस की बात करते हैं तो क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द ओनली ऑन इनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है। मान लो जब क्लोज्ड बॉडी है हमारे पास में तो उसके जो इनसाइड में जितना नेट चार्ज है, नेट चार्ज उस पे ही डिपेंड करता है, बाहर के चार्जेस इसका लेना देना नहीं है, नॉट साइज से भी कोई लेना नहीं है, शेप उसका आकार कैसा है, स्फेरिकल है, रिंग है, क्या है, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे चले, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है दोस्तों, क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डाइपोल नाम से स्पष्ट है,
डाइपोल, डाई यानी दो चार्ज की बात करता है, एक मान लो पॉजिटिव चार्ज क्यू है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज क्यू है, दूसरा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण होता है। देखो क्या होता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, जितना ही प्लस पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, ये दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पर संबंध बना लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज, इन दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज इन दोनों ने बनाया इलेक्ट्रिक डाइपोल, उनके बीच की दूरी है 2a। क्लियर? एग्जांपल के लिए वाटर मॉलिक्यूल जो H2O होता है वो भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेचुरल एग्जांपल है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट P वेक्टर क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शंस ऑफ द डाइपोल। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है वो स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल को दर्शाता है, P वेक्टर बराबरी से Q इंटू P वेक्टर बराबरी से Q इंटू 2AL, ठीक है, 2AL। आगे चले, जहां पर आप देख सकते हैं Q क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, 2A क्या है तो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, और L है यूनिट वेक्टर फ्रॉम माइनस Q से लेके प्लस Q के बीच का यूनिट वेक्टर कहलाता है L कैप, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशंस क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की यूनिट क्या होती है, ये होती है कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर इसकी यूनिट है, डायमेंशनल फार्मूला होता है ATL, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है वो क्या होता है, जैसे इसको हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे एक्सिस लाइन पर अगर है मान लो अलोंग द डाइपोल एक्सिस, ठीक है, एक्सिस लाइन पर, तो वो क्या हो जाएगा, ई एक्सियल पर है, एक्सियल लाइन पर अगर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³, ठीक है, ये बन जाएगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन। दूसरा आता है यहां पर हमारे पास में ऑन द इक्वेटोरियल लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर अगर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³, ठीक है, ये हो जाएंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन यहां पर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क कितना हो जाएगा यहां पर डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहां पर टॉर्क निकालना है, तो वो कितना बनेगा यहां पे, टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू E, PE साइन थीटा से निकलता है, ठीक है। टॉर्क निकालने के लिए क्या निकालेंगे, कैसे, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो वो कैसे निकलेंगे, U इज इक्वल टू माइनस में PE इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा से निकलती है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस PE cos थीटा, ठीक है। आगे चले, की पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, डाइपोल इज न्यूट्रल ओवरऑल नेट चार्ज 0, ठीक है, नेट चार्ज अगर मान लो 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, डाइपोल न्यूट्रल हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट पॉइंट्स फ्रॉम माइनस Q से लेके प्लस Q तक होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर फील्ड्स वेयर चार्ज सेपरेशन इज सिग्निफिकेंट, चार्ज सेपरेशन इज सिग्निफिकेंट लाइक द मॉलिक्यूल्स और एंटेनास। आगे चले, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हाट इज द कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो व्हेन चार्ज इज स्प्रेड यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली ओवर अ लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम में जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंटिन्यूअसली, अब वो यहां पर यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, तो इसे हम बोलेंगे कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अनलाइक पॉइंट चार्जेस की बात नहीं करेंगे, अब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ बॉडी पर। टाइप्स ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, सब देखो यहाँ पे 3 प्रकार से होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। लीनियर मतलब क्या है भाई, लीनियर के मतलब ये है कि यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मान लो वो एक वायर, ये वायर है, इस पे हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ये कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन के, इस लाइन के ठीक है थ्रू यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसे हम बोलते हैं लेमडा, लेमडा बराबरी से dq/dl, ठीक है, dq/dl जितना भी चार्ज होता है उनका सम कर लेते हैं यहाँ पर dq/dl, और इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर, ठीक है। अगर मान लो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये मान लो मेरे पास में एक सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो अब इस पे मान लो भैया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है, क्यू प्लस 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 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसको हम निकालेंगे सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा बराबरी से dq/dA, एरिया की बात आ गई, यहाँ पे लेंथ भी है ब्रेथ भी है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों है, तो यहाँ पर dq/dA एरिया की बात कर रहा है, सिग्मा से निकालेंगे, ठीक है, dq/dA, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर होती है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये मान लो भाई क्यूब है या क्यूबॉइड है, कुछ भी है, ठीक है, इस पे भाई मान लो कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तब उसे हम रो से निकालेंगे, इस रो से प्रदर्शित करते हैं dq/dv, वॉल्यूम की बात होगी तो dv आ गया, इसकी यहां पर यूनिट हो जाएंगे कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। समझ गए कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। आगे चले, कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसे इंटीग्रेशन के द्वारा निकाला जाता है, इंटायर द लेंथ एरिया एंड वॉल्यूम, चाहे वो किसी में भी निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रल dq इंटू या फिर dq/r² डॉट में r कैप, ठीक है, ये क्या है, dq क्या है, यहाँ पे स्मॉल चार्ज एलिमेंट है, और r है डिस्टेंस फ्रॉम द dq टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आगे चले, एग्जांपल्स यहाँ पर क्या है, जो यूनिफॉर्मली रॉड पर जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। मान लो ये रॉड है, इस पे भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। मान लो कोई रिंग है, ये रिंग है, इस पे यहाँ पर हो रहा है, इसकी सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपन, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है यहाँ पर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन,
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज जैसे हमने देख लिया क्यूब या क्यूबॉइड में होता है। आगे चले, अब आते हैं हमारे गॉस लॉ पर। गॉस लॉ को देखते हैं डिटेल में। गॉस लॉ की स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं कि भैया गॉस लॉ स्टेट्स क्या करता है। जैसे मान लो भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या होता है, गॉस लॉ क्या बोल रहा है कि ये क्लोज्ड सरफेस है। सरफेस कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, और इस मान लो ये क्लोज्ड सरफेस बॉडी है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, वो निकाला जाता है इस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए इक्वल टू क्यू, चार्ज यहां पर टोटल इनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है, इनक्लोज्ड चार्ज की बात करता है बटे में एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। बात करते हैं यहां पर फाई ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और डीए क्या है, यहां पर एलिमेंट ऑफ द सरफेस एरिया का एरिया है, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो वैक्यूम में परमिटिविटी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमने पहले भी देख चुके हैं इसकी वैल्यू। और क्यू यहां पर जो उसकी जो क्लोज सरफेस है उसमें जो टोटल नेट चार्ज है उसको यहां पर लेना पड़ता है, ठीक है, बाहर के चार्ज से कोई लेना नहीं, ठीक है। क्यू इनक्लोज इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है, उसके अंदर के चार्ज की बात करता है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल सकते हैं इस क्लोज्ड बॉडी में, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। क्लियर मामला है, यहां पर एक गॉस लॉ कहलाता है। की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, यहां पे ओनली चार्जेस इनसाइड द सरफेस, इनसाइड में जो चार्जेस है उसको बात करता है ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। एक्सटर्नल चार्जेस प्रोड्यूस फील्ड बट नो नेट फ्लक्स, ठीक है, वो फील्ड में तो योगदान देता है लेकिन नेट फ्लक्स है उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल चार्ज का। सरफेस यूज्ड इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, जो क्लोज्ड सरफेस है इसको क्या बोला जाता है, सरफेस को गॉसियन सरफेस, ठीक है, मामला गॉसियन सरफेस कहलाती है ये। गॉस लॉ का यहां पर जो यूजेस है वो क्या है, तो दोस्तों वो क्या होता है, इसका स्फेरिकल सिमेट्री में यूज होता है, सिलिंड्रिकल में होता है, जो कि क्लोज बॉडी है उसमें होता है, ठीक है, प्लेनरी सिमेट्री में होता है इसका उपयोग, ठीक है। आगे चलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस लॉ की बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ कौन कौन से हैं। जैसे मान लो भाई पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, पॉइंट चार्जेस में अगर मान लो कोई स्फेरिकल सरफेस है उस पे पॉइंट चार्जेस की बात करें तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यही तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में भी देखा था कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो डॉट Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर पॉइंट चार्ज के लिए तो हमने यहां पर कूलम्स लॉ भी पढ़ा था, ये तो कूलम्स लॉ भी पढ़ा था Q1 Q2 के लिए, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज में क्या होता है, अगर मान लो कोई सिलिंड्रिकल बॉडी है उस पे इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, जैसे मान लो ये हमारे पास में एक सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारे पास में सिलेंडर बॉडी है। अब इसमें इस इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो वो होती है क्या, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो R। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज देख लिया हमने सिलिंड्रिकल बॉडी में, ठीक है। इनफाइनाइट अगर मान लो कोई प्लेन सीट है चार्ज की, तो प्लेनर ऐसे इस प्लेन बॉडी में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो E की वैल्यू यहां पर निकालेंगे हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। कैसे, जैसे मान लो भाई ये हमारे पास में एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, इसमें यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालना है, E की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। क्लियर। अब अगर मान लो भाई हमारे पास में अगर कोई स्फेरिकल सेल है, आउटसाइड में अगर उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस स्फेरिकल बॉडी में मान लो ये एक स्फेरिकल स्फेयर है, इसके आउटसाइड में, ठीक है, आउटर साइड में यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ऐसे में E की वैल्यू क्या निकलेंगी, E की वैल्यू निकलेंगी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। लेकिन अगर मान लो ये स्फेरिकल बॉडी के अंदर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो भैया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी जीरो, ठीक है। क्यों जीरो हो रही है ये सब हमने नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ याद रख लेना, क्योंकि हमारे पास में टाइम काफ़ी कम है, ठीक है, 40-50 दिनों का टाइम है, उसमें हमें मैथ, फिजिक्स, नॉन टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, इसलिए आप इसको इस लेक्चर को 2-3 बार रिवीजन करिए, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे चले, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं दोस्तों। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस। गॉस लॉ किसमें काम करता है, ये क्लोज बॉडी पे कार्य करता है, ठीक है। बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ पे काम करता है। हेल्प्स डिराइव द कूलम्स लॉ के द्वारा ये डिराइव हुआ है। फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। जैसे ये मान लो फील्ड है क्लोज बॉडी में, यहां पर इनसाइड में मान लो ये स्फीयर है, इसमें कंडक्टर इज जीरो, ठीक है, चार्ज कंडक्टर इज जीरो, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। आगे चले, अब दोस्तों गॉस लॉ के यहां पर कुछ की कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट फाइनल टॉपिक है हमारा ये। तो दोस्तों गॉस लॉ में यहां पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है क्लोज्ड सरफेस कॉन्सेप्ट। बॉडी तो क्लोज होनी चाहिए, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ओनली ये किस पे कार्य करता है, क्लोज्ड सरफेस पर, जैसे गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं हम, ठीक है। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इनक्लोज्ड चार्ज जो होता है वो ओनली ऑन द नेट चार्ज इनसाइड की बॉडी पर कार्य करता है, चार्ज आउटसाइड वाली से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, नेट फ्लक्स का, ठीक है। क्लोज बॉडी में जितना चार्ज है उससे उसका लेना देना है, क्लियर। फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। जैसे कोई कंडक्टर बॉडी है, मान लो ये मेरे पास में एक कंडक्टर बॉडी है, इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जो कंडक्टर होगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, ठीक है। चार्ज कहां होता है, सरफेस पर होता है, ठीक है। चार्ज कहां रहता है, किसी बॉडी पर, सरफेस पे रहता है। आगे क्या है, फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सिमेट्री। फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, जो स्फेरिकल सिमेट्री में क्या फील्ड होंगी, तो वो हो जाती है, मान लो पॉइंट चार्जेस के लिए कितनी होती है, तो वो होती है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन R स्क्वायर।
और अगर इनसाइड में यूनिफॉर्मली चार्ज है स्फेरिकल शेल पर तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज सिलिंड्रिकल सिमेट्री में क्या हो जाता है, ई की वैल्यू क्या होती है इसमें सिलेंडर में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक है, ये सब चीजें आपको ये फार्मूला याद रखने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी काम आ सकते हैं। आगे है इनफाइनाइट जो प्लेन सीट ऑफ चार्ज होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ई इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाइज। ठीक है, सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाइज होता है। गॉस लॉ डिराइव्स कूलम्ब्स लॉ से डिराइव हुआ, ये भी क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इस जो क्लास है इसको 2-3 बार रिवीजन करिए। ठीक है, पीडीएफ से भी कर सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, या फिर आप इसको वीडियो फॉर्म में भी यहाँ पर 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, लिख लिख के भी फार्मूला याद कर सकते हैं हम। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास हम देखने वाले हैं दोस्तों, वो देखेंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है और जो भी इंपॉर्टेंट इसके चैप्टर पर आधारित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस क्लास को 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।